नमस्कार दोस्तों। आज संडे है। संडे को एडिटोरियल तो आया नहीं, लेकिन इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट थिंक टैंक्स जैसे कि आईडीएसए या फिर ओआरएफ, इन दोनों थिंक टैंक्स पर कश्मीर के इशू पर काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे और उन आर्टिकल्स को कंपाइल करके डिस्कस करने की हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में। देखिए, आपको याद होगा पिछले साल 2016 की एक घटना है। वहां पे एक मिलिटेंट बुरहान वनी, उनका एनकाउंटर हो गया था। तो उसके बाद से कश्मीर में प्रोटेस्ट हो रहा है, वैली शटडाउन रही और उसके बाद से हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं जैसे कि आर्मी, सीआरपीएफ या फिर पुलिस बल वहां पे शांति बहाली की कोशिश में लगे हुए हैं। और अभी इलेक्शंस भी हुए, काफी कम वोटिंग परसेंटेज रहा। तो कश्मीर में इतनी इंस्टेबिलिटी क्यों है, वहां पे इतनी ज्यादा स्टोन पेल्टिंग क्यों हो रही है? तो उसके लिए सबसे पहले देखिए हम कुछ कारणों पर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, एक जो इंपॉर्टेंट रीजन है वो पाकिस्तान के द्वारा लगातार प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। कश्मीर के यूथ का माइंड वॉश करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान के द्वारा में। मैं आपको देखिए एक एग्जांपल के तहत बताना चाहता हूं। देखिए, जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, तो कई जगह पे इंसर्जेंसी थी, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट मान लीजिए, इवन साउथ इंडिया में भी जो तमिलनाडु थे वो अलग से द्रविडिस्तान की मांग कर रहे थे। लेकिन देखिए, सभी रीजन्स आज जो हैं वो बहुत ज्यादा खुश हैं और इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का। कहीं भी वो पुरानी बातों को लेकर चर्चा नहीं होती। लेकिन कश्मीर एक प्रकार से एकमात्र एक ऐसा स्टेट है, क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ में नेबरिंग स्टेट है, तो लगातार पाकिस्तान कोशिश करता है कि वहां पे इंस्टेबिलिटी फैलाने की कोशिश की जाए। इसके लिए ना सिर्फ पाकिस्तान धन उपलब्ध करवाता है, बल्कि धर्म की आड़ में वहां के यूथ का माइंड वॉश करने की भी कोशिश की जाती है और बाकायदा इसके लिए सोशल मीडिया का यूज किया जाता है। देखिए, जब स्टोन पेल्टिंग काफ़ी ज़्यादा होती है तो हमारी आर्म्ड फोर्सेस वहाँ पे एक प्रकार से स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करते हैं और प्रोटेस्टर्स को डिस्पर्स करने की कोशिश करते हैं। और वार जो है वो काफ़ी हाइब्रिड वार है। हाइब्रिड वार कैसा होता है? देखिए, जब आप अपने एक प्रकार से दुश्मन को पहचान नहीं सकते, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, जो दुश्मन है, जो पाकिस्तान बेस्ड जिहादी एलिमेंट्स हैं, वो सिविलियन की भेस में रहते हैं, तो उनको पहचानना मुश्किल हो जाता है। तो हाइब्रिड वार है, जो मिलिटेंट्स है वहाँ पे सिविलियन के भेस में रहते हैं। तो देखिए, इस हाइब्रिड वार से निपटने के लिए कई बार आर्मी को ऐसे स्टेप्स उठाने पड़ते हैं जिसको पाकिस्तान प्रोपेगेंडा की तौर पे इस्तेमाल करता है। चाहे आप वो एक बार ये केस देख लीजिए। अब जो ये केस था, देखिए, जहां पे ये फारूक दार नाम के व्यक्ति को एक प्रकार से जीप के आगे बांध के एक प्रकार से ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल किया गया था। लेकिन देखिए, अब जो ये घटना है, अब भारत सरकार का भी यह स्टैंड है कि जो उस टाइम पर ये एक सिचुएशन थी। सिचुएशन क्या थी? देखिए, सिचुएशन ये थी उस समय पे जो ईवीएम यानी जो वहाँ पे इलेक्शन ऑफिसर्स थे वो इलेक्शन करवा रहे थे और एकदम से वहाँ पे काफ़ी लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया। तो वहाँ पे उन्होंने एक मैसेज भेजा पाकिस्तान की क्विक, जो यहाँ पे आर्मी है, हमारी इंडिया की आर्मी की टीम को एक प्रकार से क्विक रिस्पॉन्स के लिए एसएमएस भेजा, मैसेज भेजा। तो आर्मी की जो टीम थी वो तुरंत वहाँ पे पहुंची, लेकिन उन्होंने देखा कि वहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी भीड़ है जो आगे पहुँचने नहीं दे रही है और वहाँ पे जो इलेक्शन ऑफिशियल्स हैं उनकी जान को खतरा है। तो देखिए, इस सिचुएशन के लिए जो ये कुल मिला के आप कुछ भी कहें इसे, लेकिन जो है आर्मी ने सभी लोगों की वहां पे जान बचा ली, चाहे ये सही हो या गलत हो। तो इस चीज के लिए कहने का मतलब ये कि एक हाइब्रिड वार है। ये हाइब्रिड वार है, वो बात बिल्कुल सही है कि देखिए, हमेशा इस चीज को स्टैंडर्डाइजेशन नहीं किया जा सकता, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से ऐसा करना एक प्रकार से जो भी किया गया, भारत सरकार का यह रुख है कि वो बिल्कुल सही था। तो हाइब्रिड वार से निपटने के लिए काफी बार ऐसी चीजें करने पड़ते हैं, लेकिन पाकिस्तान ऐसी चीजों को सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके एक प्रकार से प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल करता है। सोशल मीडिया का एक प्रकार से भारत विरोधी सेंटिमेंट्स को उभारने के लिए इन चीजों का इस्तेमाल करता है पाकिस्तान। उसके अलावा देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट है, वो भी एक बड़ा रीजन है। देखिए, अगर रोजगार उपलब्ध करवा दिया जाए कश्मीर में, तो एक प्रकार से जो ऐसी घटनाएं होती हैं, भारत सरकार ने भी एक बार ये माना था कि जो बकायदा एक प्रकार से पूरा सिंडिकेट चलता है, इवन वहाँ के यूथ्स को पैसे दिए जाते हैं 500 रुपये एक दिन के पत्थरबाजी करने के लिए, कई बार उनको डराया धमकाया जाता है, कई बार उनका माइंड वॉश किया जाता है। तो वहाँ पे अगर डेवलपमेंट हो, रोजगार के साधन उपलब्ध हो, तो वो इन चीज़ों में संलिप्त नहीं होंगे। दूसरा, कई बार मान लीजिए जब वो प्रोटेस्ट करते हैं या फिर पत्थरबाजी घटनाओं में संलिप्त होते हैं, जो लोग घायल हो जाते हैं उनको ग्लोरीफाई करके दिखाया जाता है। दूसरा, सेम बात इसको प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो फिर से आगे आए, फिर से उनको ग्लोरीफाई किया जाता है, उनको बहादुर कहा जाता है। डेवलपमेंट, देखिए, ये एक विशेष साइकिल है। जब भी वहां पे भारत सरकार डेवलपमेंट लाने की कोशिश करते हैं, अभी आपने देखा होगा कि सबसे जो लॉन्गेस्ट टनल है उसका उद्घाटन कश्मीर के अंदर में, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में हुआ था। या फिर आपने ये भी देखा होगा कि कश्मीर में जो रेलवेज है वहां पे कितने मुश्किलात का सामना करके वहां पे रेलवेज आई है। तो देखिए, बात यह है कि लेकिन जो मिलिटेंट्स हैं, पाकिस्तान बेस्ड जिहादी एलिमेंट्स हैं, वो सेपरेटिस्ट हैं, वो चाहते नहीं कि यहाँ पे डेवलपमेंट आए, वो रोकना चाहते हैं भारत सरकार को। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर यहाँ पे डेवलपमेंट आ गई तो एक प्रकार से जो कश्मीर के यूथ जिनका वो माइंड वॉश करते हैं, तो उनका माइंड वॉश नहीं होगा।
उसके अलावा देखिए कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल एलियनेशन या फिर ट्रस्ट डेफिसिट है कश्मीर के यूथ का और भारत सरकार या फिर कश्मीर सरकार और भारत सरकार के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उनको जल्द से जल्द पाटने की आवश्यकता है, जल्द से जल्द इसके लिए कदम उठाने की आवश्यकता है। तो अब बात यह है कि देखिए जो ये प्रोटेस्ट है, अब कुछ लोग कुछ सेक्शंस ऐसा कह रहे हैं कि जो कश्मीर के हालात हैं इतने ज़्यादा खराब कभी भी नहीं थे, लेकिन ऐसा नहीं है। हालात देखिए 1990 में भी खराब थे, हालात 2010 में भी खराब थे। तो कई बार आपके मन में ये आता होगा कि 1990 में क्या हुआ था। देखिए 1990 में काफ़ी हालात ज़्यादा खराब हो गए थे। उस टाइम पे देखिए प्रेसिडेंट रूल था 1987 तक, और 1987 के बाद में जो इलेक्शंस हुए थे वो काफ़ी रिग्ड इलेक्शंस थे, तो काइंड ऑफ एलियनेशन काफ़ी ज़्यादा हो गया था। एक जो इंपॉर्टेंट घटना उस टाइम पर यह हुई थी, यहाँ पे देखिए अफगानिस्तान से लौट गया था यूएसएसआर। अफगानिस्तान में यूएसएसआर की सेना थी, लेकिन वो वापस अपने देश में ले गए थे। तो वहाँ पे ना यूएसएसआर का जो एक प्रकार से रूल था, यूएसएसआर द्वारा सपोर्टेड रूल था अफगानिस्तान के अंदर में, उसको पाकिस्तान और यूएस थे वो उखाड़ने की कोशिश कर रहे थे। इसके लिए वो मुजाहिदीन को पैसे दे रहे थे, हथियार उपलब्ध करवा रहे थे, जो बाद में जाके अलकायदा बने, ओसामा बिन लादेन बने या फिर तालिबान बने, जो भी थे वो। तो बाद में देखिए जब यूएसएसआर वहां से चला गया तो वो खाली हो गए, अनएम्प्लॉयड वो हो गए, तो उनको यूज किया गया बाद में कश्मीर में अशांति फैलाने के लिए। यहां से देखिए कश्मीर में अशांति फैलाने के लिए उनको यूज किया गया। तो 1990 में भी हालात काफी खराब थे, इवन 2010 में भी काफी जाने गई थी, तब भी पत्थरबाजी घटनाएं काफी ज्यादा हुई थी। लेकिन इस बार की जो चीजें हैं वो कुछ अलग हैं। इस बार ऐसा कहा जा रहा है कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा कि चाइना का डायरेक्ट सपोर्ट है पाकिस्तान को। चाइना ने एक बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रूप अभी धारण कर लिया है, जिस प्रकार से उनका ना सिर्फ पॉलिटिकल वेट बढ़ रहा है बल्कि इकोनॉमिक वेट तो उनका पहले से बढ़ ही रहा था। तो चाइना के द्वारा आप देखिए किस प्रकार से दलाई लामा के विजिट का पुरजोर विरोध किया गया, और इवन अभी अभी चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ स्थानों को अपना नाम भी दे दिया, मतलब चाइनीज नाम उनको दे दिया। तो किस प्रकार से चाइना अभी एग्रेसिव रुख अख्तियार कर रहा है, वो इससे पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस आ गया है। और चाइना साफ साफ चाहता है कि कश्मीर के इशू पे जो है वो स्टेटस को चेंज होए, इसीलिए वो पाकिस्तान को लगातार सपोर्ट दे रहा है। यहाँ पे देखिए अब इंटरेस्ट क्या है, ये जो सीपैक है आपको वो तो पता ही होगा, यहाँ से ग्वादार से डायरेक्ट जो है हमारे कश्मीर, पाकिस्तान कंट्रोल्ड कश्मीर यानी पाक अधिकृत जो कश्मीर है वहाँ से सीपैक जा रहे हैं। तो इसलिए अब चाइना चाहता है कि वहाँ पे स्टेटस को चेंज होना चाहिए, इसलिए वो पाकिस्तान को डायरेक्ट इनडायरेक्ट सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो अब आगे जानते हैं। देखिए अब देखिए सिचुएशन और भी थोड़ी अलग है। इस बार पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर लिया, अपनी रणनीति में बदलाव लाया है पाकिस्तान। पहले पाकिस्तान बेस्ड जो जिहादी एलिमेंट थे, जो मिलिटेंट्स थे, वो एक प्रकार से सॉफ्ट टारगेट्स को चुनते थे। वहां पे जो सरपंच है या फिर उनकी हत्या कर दी जाती थी, या फिर कई बार सिविलियंस को भी तंग किया जाता था। लेकिन पाकिस्तान को अब लगने लगा है कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने से जो वहां की लोकल पॉपुलेशन है वो खिलाफ में हो जाती है। इसलिए पाकिस्तान बेस्ड जिहादी एलिमेंट है वो जानबूझ के अब सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस को निशाना बना रहे हैं। तो पाकिस्तान की रणनीति में चेंज आया है, और अब जो वार पाकिस्तान द्वारा फैलाया जा रहा है उसमें एक इंफॉर्मेशन कंपोनेंट भी शामिल हो गया है। इंफॉर्मेशन कंपोनेंट किसको कह रहे हैं? ये सोशल मीडिया को। सोशल मीडिया का लगातार इस्तेमाल हो रहा है भारत के विरुद्ध सेंटिमेंट्स को एक प्रकार से फैलाव करने के लिए। इसके अलावा देखिए आप जो जाधव केस है, कुलभूषण जाधव का केस ले लीजिए। देखिए कुछ सेक्शंस के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि जो टाइमिंग चूज की गई है पाकिस्तान के द्वारा कुलभूषण जाधव को सजा देने में, डेथ सेंटेंस देने में, वो चाहते हैं जानबूझ के कि जो भारत की पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो और ज्यादा एक प्रकार से एग्रेसिव रूप धारण कर ले पाकिस्तान के खिलाफ में। जिस आपने देखा होगा, देखिए जाधव के केस में एकदम से नेशनलिज्म है वो हमारे देश में बहुत ज्यादा आया, और जो विरोधी पार्टीज हैं, ओपोजिशन पार्टीज हैं, उनके एक प्रकार से उन्होंने स्टेटमेंट्स दी थी कि जो सरकार है जल्द से जल्द जाधव को छुड़वा के लाए, काइंड ऑफ स्टिमुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं वो सरकार को, और यही पाकिस्तान चाहता है। पाकिस्तान चाहता है कि जो भारत की पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो आपस में डिवाइडेड हों, ना सिर्फ कश्मीर के मुद्दे पर बल्कि पाकिस्तान के मुद्दे पर भी, क्योंकि ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट पे है, क्योंकि भारत में कंसेंसस ना उभर के आए पाकिस्तान के मुद्दे पे। और दूसरा देखिए अब चाइनीज प्रेशर है वो भी पाकिस्तान पे। अब देखिए अब चाइना ने काफ़ी ज़्यादा प्रेशर लगाया पाकिस्तान पे, इसीलिए पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जो गिलजिट बाल्टिस्तान है, गिलजिट बाल्टिस्तान ये कश्मीर का ही एक पार्ट है, यहाँ पे देख लीजिए, यानी जम्मू एंड कश्मीर का एक पार्ट है लेकिन थोड़ा ऊपर है, कश्मीर का पार्ट नहीं है लेकिन थोड़ा ऊपर यहाँ पे है गिलजिट बाल्टिस्तान। तो यहाँ पे देखिए पाकिस्तान ने गिलजिट बाल्टिस्तान को अभी 5वां प्रोविंस घोषित कर दिया। पहले वो एक काइंड ऑफ थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी उनको थी, थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंट वो थे, और ऐसा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने ऐसा किया चाइना के प्रेशर में आके। क्यों? क्योंकि यहाँ से सीपैक जाता है, तो काइंड ऑफ चाइना नहीं चाहता कि वो एक डिस्प्यूटेड रीजन से उनका एक प्रोजेक्ट जाए, इसलिए जानबूझ के उन्होंने पाकिस्तान को प्रेशराइज किया कि आप इसको अपना एक 5वां प्रोविंस घोषित कर दीजिए, ऑटोनॉमी मत दीजिए। तो ऐसा पाकिस्तान ने अभी कर दिया। उसके बाद में देखिए प्रॉब्लम यह है कि अभी
हम तो देखिए यूएस की तरफ ज्यादा अलाइंड हो गए हैं, लेकिन जो यूएस की जो है वो काइंड ऑफ अभी डिस्ट्रैक्शन काफी ज्यादा है। यूएस समझ ही नहीं पा रहा कि वो किस प्रकार की पॉलिसीज वो अपना रहे हैं ट्रंप के चुने जाने के बाद में। जब से ट्रंप ने ऑफिस ज्वाइन किया है तो वो काइंड ऑफ अनसर्टेनिटीज काफी ज्यादा हैं। लेकिन रशिया जो है वो चाइना के पाले में आ गया है, तो काइंड ऑफ रशिया, चाइना और पाकिस्तान की जो एक्सिस उभर के आ रही है, इससे इंडिया को काफी खतरा पैदा हो गया है। क्योंकि रशिया तो हमारा एक प्रकार से घनिष्ठ मित्र था काफी सालों से, लेकिन वो भी एक अब चाइना का साथ दे रहा है, तो इनडायरेक्टली पाकिस्तान का साथ दे रहा है। काइंड ऑफ अब वो पाकिस्तान को हथियार भी बेचेगा, पाकिस्तान को साथ मिलिट्री एक्सरसाइज भी करेगा, जो इंडिया के हितों के लिए कतई अच्छा नहीं है। तो अब देखिए बार बार पाकिस्तान कंपोजिट डायलॉग का ढोंग करता है, पाकिस्तान बार बार कंपोजिट डायलॉग के लिए इंडिया को एक प्रकार से आप कह सकते हैं ओवरचर्स देता है। तो लेकिन देखिए हमें कंपोजिट डायलॉग कभी भी नहीं करना चाहिए। 1997 में हमने कंपोजिट डायलॉग किया था, 2009 में भी हमने करने की कोशिश की थी, जो कि एक ब्लंडर, बहुत बड़ी गलती थी। कंपोजिट डायलॉग आखिरकार होता क्या है? जब भी देखिए डायलॉग कंपोजिट होता है उसमें सारे इश्यूज डिस्कस किए जाते हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, सियाचिन, सरक्रीक, इवन जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं वो भी, उनका इश्यू भी डिस्कस किया जाता है। तो देखिए, लेकिन जो मेन इश्यू है भारत और पाकिस्तान के बीच में वो है टेररिज्म का इशू। लगातार टेररिज्म फैलाने की कोशिश हो रही है पाकिस्तान के द्वारा कश्मीर के अंदर में, यह इशू भी डिस्कस होता है, लेकिन इस इशू को डिस्कस किया जाता है पेरिफेरल, यानी पूरा फोकस नहीं होता टेररिज्म के मुद्दे पे, जो कि पाकिस्तान के हित में है। पाकिस्तान तो चाहता है कि टेररिज्म का इशू को लास्ट में तवज्जो दी जाए और मेन ये हाईलाइट में ना आए, जो पाकिस्तान सबसे ज्यादा फैलाने की कोशिश करता है, और जबकि भारत को इसलिए नहीं करना चाहिए कंपोजिट डायलॉग। भारत को सबसे पहले कश्मीर के मुद्दे पर, देखिए टेररिज्म के मुद्दे पर बात करनी चाहिए कि आप जो टेररिज्म फैलाने की कोशिश कर रहे हो आप उसे बंद कीजिए। तो क्या हमें बातचीत बंद कर देनी चाहिए? देखिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान जो है वो काफी डीप स्टेटेड स्टेट है, यानी बातचीत करने से कोई सोल्यूशन निकलेगा नहीं। पाकिस्तान एक ऐसा भी कहा जाता है कि फेल्ड स्टेट है, एक हाफ सुसाइडल स्टेट है। थोड़े सालों में पाकिस्तान सोमालिया की तरह हो जाएगा। कैसे? देखिए पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे अटैक्स हो रहे हैं, इवन आईएसआईएस है, उन्होंने भी अपनी प्रेजेंस जो है वो एक प्रकार से हाईलाइट किया है और काफ़ी अटैक्स करवाए आईएसआईएस ने। वहाँ पे सेक्टेरियन वायलेंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, सुन्नी द्वारा हमला किया जाता है, सियाज की जो एक प्रकार से रिलीजियस जो वहाँ पे साइट्स हैं, वहाँ पे अहमदीज जो है वहाँ पे आपस में देखिए काफ़ी जो सेक्ट्स हैं काफ़ी ज़्यादा है, उनकी आपस में लड़ाई होती है। इवन सूफी जो मज़ारे हैं वहाँ पे भी उन पे हमले होते हैं। जो बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान का रीजन देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे बलूचिस्तान का रीजन है, तो यहाँ पे भी काफ़ी अशांति है, अलग से इंडिपेंडेंस की मांग कर रहा है जो बलूचिस्तान है। उसके अलावा ईरान के बॉर्डर पे भी काफ़ी अशांति है। देखिए ईरान के साथ जो रिलेशंस थे पाकिस्तान के पहले काफ़ी ख़राब थे, अब थोड़ा बहुत ठीक हुए हैं पाकिस्तान के रिलेशंस ईरान के साथ में। और डूरन लाइन है, यानी ये देखिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो लाइन है यहाँ पे भी काफ़ी अशांति है, बॉर्डर पे रह के टेंशन होती रहती है। पाकिस्तान यहाँ पे तालिबान को सपोर्ट करता है, तालिबान अफगानिस्तान में शांति एक प्रकार से भंग करते हैं। तो हर बॉर्डर पे सभी के साथ में जो है पाकिस्तान के रिलेशंस अच्छे नहीं है, और पाकिस्तान के इंटरनल रिलेशंस हैं, इंटरनल भी वहाँ पे थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कि सिविल वार तो आप नहीं कह सकते, लेकिन काइंड ऑफ आपस में जो सेक्टेरियन वायलेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो डीप स्टेटेड पाकिस्तान स्टेट है। डीप स्टेटेड स्टेट कैसे? जैसे हम कल हमने डिस्कस किया था कि जो मिलिट्री की पावर है काफ़ी ज़्यादा है, और वहाँ पे और भी जो दूसरे इस्टेब्लिशमेंट हैं जैसे कोर्ट्स हैं वो भी मनमानी से अपनी जो पॉलिसीज़ वो चलाते हैं। वो पॉलिटिकल यानी जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनकी नहीं चलती वहाँ पे। तो काइंड ऑफ इंडिया अगर बातचीत बंद भी कर दे पाकिस्तान के साथ में, वहाँ की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, तो काइंड ऑफ मीडिया जो मिलिट्री है वो यही चाहता है, और जो दूसरी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है वो चाहते ही नहीं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में शांति हो, और दोनों देशों की जो डेमोक्रेटिकली यानी लोकतांत्रिक जो गवर्नमेंट है वो आपस में बातचीत करे। आपने देखा होगा कि देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कोशिश की थी, 2015 की बात है, दिसंबर में वो गए थे, नवाज शरीफ की पोती की शादी थी वहाँ पे। तो वहाँ पे देखिए जब से कोशिश की थी एक हमारे प्रधानमंत्री ने कि शांति स्थापित हो सके वहाँ पे, और जो ये टेररिज्म पाकिस्तान के द्वारा फैलाया जा रहा है उसमें कमी आए। लेकिन आपने देखा होगा कि जैसे ही ये शुरुआत की गई, एक हफ्ते के अंदर अंदर पठानकोट में अटैक हुआ। तो किसने ये करवाया? साफ तौर पर वहाँ पर ये अटैक करवाया पाकिस्तान की मिलिट्री ने। तो पाकिस्तान की मिलिट्री नहीं चाहती कि दोनों देशों के बीच में शांति स्थापित हो। अगर शांति स्थापित हो जाएगी तो पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वहां की उनकी रेलेवेंस खत्म हो जाएगी। कई बार देखिए एक कारण यह भी बताया जाता है कहीं ना कहीं पाकिस्तान में, देखिए वहां पे ध्यान भटकाने के लिए वहां की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है। अब देखिए नवाज शरीफ पे करप्शन के चार्जेस लगे, पनामा पेपर्स लीक पे वहां पे करप्शन के चार्जेस लगे। तो एक तरह से यूं भी कहा जाता है कि कई बार ध्यान भटकाने के लिए वो बार बार वो जो ध्यान है वो कश्मीर की तरफ हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं, कश्मीर में आतंकवाद फैलाने की कोशिश करते हैं। तो एक जो ये सब होता है वो पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के कारण भी होता है। आगे देखते हैं क्या है, आगे देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो बातचीत को बंद करना एक सोल्यूशन है नहीं।
इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बातचीत किन मुद्दों पर होनी चाहिए वो हम डिसाइड करेंगे, पाकिस्तान वो नहीं डिसाइड करेगा। सबसे पहले बातचीत करनी पड़ेगी टेररिज्म के मुद्दे पर। सबसे पहले पाकिस्तान टेररिज्म को खत्म करे, तो इसके लिए डीजीएमओ की एक प्रकार से मीटिंग हो सकती है। डीजीएमओ, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस। तो सबसे पहले तो देखिए पाकिस्तान को स्टेप्स लेने होंगे और इंडिया को बातचीत से उनको एक प्रकार से कन्विंस मान लीजिए या फिर प्रेशराइज मान लीजिए, इंटरनेशनल प्रेशर लगाने, कुछ भी मान लीजिए। सबसे पहले तो उनको प्रेशराइज करना होगा कि वो आतंकवाद में एक प्रकार से कमी लाएं और इस प्रकार की घटनाओं को ना अंजाम दे। उसके अलावा देखिए हमें हमारे बॉर्डर्स भी सिक्योर करने होंगे और इन्फिल्ट्रेशन ना हो, इसके लिए हमें हमारी जो बॉर्डर है उसको सील करना होगा। दोनों देशों के जो आर्मी चीफ्स हैं वो भी मिल सकते हैं। सिर्फ टेररिज्म को लेकर, सिक्योरिटी के लेकर बातचीत होनी चाहिए सबसे पहले स्टेप पे। चाहे वो एक प्रकार से रा चीफ या आईएसआई चीफ भी मिल सकते हैं या बीएसएफ रेंजर्स की मीटिंग भी हो सकती है। अगर देखें पाकिस्तान कोऑपरेट करता है सिक्योरिटी को लेकर, टेररिज्म को लेकर, तो पॉलिटिकल लेवल पे बातचीत होगी, अदरवाइज पॉलिटिकल लेवल पे बातचीत कतई नहीं होगी। तो इसके लिए सार्क को इंडिया को एक प्रकार से ठंडे बस्ते में ही रखना चाहिए, लेकिन इंडिया को कोशिश करनी चाहिए कि जो BBIN है, जो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल है, उसको इंडिया आगे लेके आए और इसको सपोर्ट करे, ताकि पाकिस्तान एक प्रकार से महसूस करे कि इस प्रकार से आइसोलेशन उनका हो चुका है रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस में कम से कम। वे फॉरवर्ड में क्या आता है, कश्मीर के मुद्दे पे हमें क्या करना है। देखिए कश्मीर के मुद्दे पे देखिए सिक्योरिटी मेजर्स और डिप्लोमेटिक जो मेजर्स हैं वो तो ठीक हैं, लेकिन सबसे पहले हमें हमारा घर भी सहेज के रखना होगा और इसके लिए देखिए हमें इंटरनली काफ़ी सारे मेजर्स लेने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो हमें वहाँ पे सिक्योरिटी है उसको स्ट्रेंथन करना होगा। पाकिस्तान के द्वारा जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, जो सोशल मीडिया का यूज किया जा रहा है, हमें भी प्रोपेगेंडा को काउंटर करना होगा, चाहे वो सोशल मीडिया मान लीजिए या फिर इंटरनेशनल जो वहाँ पे इंटरनेट है उसके रेगुलेशन को मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। हमें पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को हर हाल में काउंटर करना होगा, उसको रोकना होगा। और इसके लिए देखिए चाहे हमें जो कश्मीर में सेपरेटिस्ट हैं उनको भी हमें सख्ती से निपटना होगा, क्योंकि वो भी काफ़ी हमने उनको स्पेस दिया, लेकिन वो एक प्रकार से अभी भी कश्मीर के यूथ को स्टिमुलेट करने की कोशिश करते हैं भारत के खिलाफ में। स्टेट गवर्नमेंट को वहां पे आर्मी की सहायता से उन लोगों को पहचान करनी होगी जो बार बार पत्थरबाजी घटनाओं को बढ़ावा देते हैं, एक प्रकार से जो ये पूरे सिंडिकेट को चला रहे हैं। और यकीन मानिए ये मुश्किल नहीं है। कुछ देखिए जो बैंक अकाउंट्स है उनका प्रॉपरली देखिए जांच करनी पड़ेगी और देखेंगे कि जिस प्रकार से पैसा आ रहा है, किस प्रकार से पूरा सिंडिकेट चल रहा है, उसको रोकना होगा। और देखिए कड़वी सच्चाई तो ये है कि एक प्रकार से कुछ लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया या फिर कुछ भारत सरकार द्वारा एक प्रकार से एक्सेसिस की जाती है कई बार कश्मीर के ऊपर में। लेकिन कई बार देखिए मान लीजिए आप, जैसे आप वो एग्जांपल है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कई बार देखिए कड़वी दवाई भी पीनी पड़ती है, तो थोड़ी बहुत एक्सेसिस हों तो ये देखिए ये जो विचार है ना काफ़ी वैसे वाला है। देखिए थोड़ी बहुत अगर आपको एक्सेसिस बरतनी पड़े तो वो आपको बरतना पड़ेगा ताकि लंबे समय तक कश्मीर में स्टेबिलिटी रहे। सिर्फ वैसा ही एग्जांपल जैसे दवाई के लिए, दवाई कड़वी होती है लेकिन शरीर को स्वस्थ रखती है। फिर लास्ट में अभी देखिए एक कारण ये भी बताते हैं कि देखिए जो कोalition है वहाँ पे पीडीपी और बीजेपी और पीडीपी के कोalition जो है वो जब ये बना था, सरकार इस्टेब्लिश हुई थी, तो एक उम्मीद ऐसी व्यक्त की गई थी कि जो काइंड ऑफ ये कश्मीर और जम्मू के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उनको पाटने की कोशिश करेगा और जम्मू एंड कश्मीर को आपस में मिलाएगा। लेकिन देखिए ऐसा हो नहीं सका। जो कश्मीर और जम्मू के बीच में जो डिफरेंसेस हैं बल्कि और ज़्यादा बढ़ गए इस कोalition से। तो काइंड ऑफ कोalition को भी अच्छे से चलाना होगा, कोalition को ध्यान देना होगा कि किस प्रकार से एजुकेशन वहाँ पे इस्टेब्लिश की जा सके। और जो मेन मकसद होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि कश्मीर में स्टेबिलिटी ले जाए, कश्मीर में डेवलपमेंट लाया जाए और कश्मीर को आगे ले जाया जाए। तो इस डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।